बारिश के शोर से खाला की आंख खुल गई। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। उन्होंने सर उठाकर कमजोर आवाज में मेहरी को पुकारा, जो उन्हीं के कमरे में सोती थी। वो नींद में बड़बड़ाकर खामोश हो रही। खाला बिस्तर में पड़ी सुनती रही। बारिश अजीब आवाज से हो रही थी। फिर उन्होंने उठकर बाहर झांका। अजरा के कमरे के खुले दरवाजे में से रोशनी निकल रही थी। वो खामोशी से बाहर निकल आईं। बरामदे में बढ़ते हुए वो किसी शय से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचीं। तारों में खफीफ सी झंझनाहट पैदा हुई। मुर्दार, उन्होंने अपने आप को संभाला। अजरा के दरवाजे में वो खड़ी की खड़ी रह गईं। खुले दरीचे में से हवा और बारिश अंदर आ रही थी। बीबी, पागल हुई हो? उन्होंने तेजी से जाकर दरीचा बंद किया। कंबल उठाकर अजरा के शानों पर डाला और कालीन को देखा, जो आधे से ज्यादा भीग चुका था। इतना पानी पड़ रहा है और आप बैठी भीग रही हैं। इतनी रात गए। अजरा कुर्सी से उठी और कंबल को शानों पर ठीक करके फिर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसने आसावी लहजे में कहा। फिर खाला को अजीब नजरों से अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो घबरा गई। बैठ जाइए, उसने परेशान तर लहजे में कहा और कागजात उलटने पलटने लगी। खाला ने उसके चेहरे पर बहुत कुछ पढ़ लिया। अजरा, तुम एक बच्चे की तरह हो जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, हालांकि तुम न बच्चा हो न तुमने चोरी की है, खाला ने पुरसुकूत आवाज में कहा। ऐसा क्यों है? अजरा सिर्फ खामोश, जख्म खुर्दा नजरों से उन्हें देखती रही। खाला ने मेज का कोना मजबूती से पकड़ लिया और खड़ी रही। लंबी बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। सफेद बालों की लटें उनके कानों पर बेतरतीबी से लटक रही थीं और मेज का सहारा लिए खड़ी वो बेकसी और कसमपुरसी की तस्वीर नजर आती थी। बारिश दरीचे के शीशों पर सर मार रही थी। दफतन वो बहुत दुख से बोली, तुम्हारी उम्र ढल रही है और तुम अभी नादान हो। अजरा ने धुल कर उन्हें देखा। उसका रंग संवला गया और ढलते हुए चेहरे की लकीरें कांपने लगी। वह आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ी हुई। आप अपने कमरे में जाएं। आप यहाँ क्यों आई हैं? खाला बुढ़ापे के बावजूद जज्बे की शिद्दत से कांपने लगी। जिंदगी में पहली मर्तबा वो एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। उस मकाम पर जहां महज दो औरतें थीं, एक दूसरे के लिए हिकारत और तराहुम के जज्बात लिए हुए। चंद लम्हों तक वो गुस्ताखी से एक दूसरे की तरफ देखती रहीं। फिर अजरा की बेकरां अलमनाक नजरों के सामने खाला टूट गईं। मेज का कोना पकड़े पकड़े वो फर्श पर बैठ गईं और रोने लगी। अजरा कुर्सी पर बैठकर कागजों को देखने लगी। दरीचे की दर्जों में से पानी अंदर आ रहा था। खाला की बिल्ली उनकी कमीज के दामन से खेल रही थी। जब खाला ने आंखों पर से हाथ उठाया तो अपने आप को उसी तरह तन्हा बैठे हुए पाया। दफतन उस वक्त खाला को अपने और अजरा के, अपने और उस दूसरी औरत के दरमियानी फासले का एहसास हुआ। बोध जो उनके दरमियान पैदा हो गया था। तुम क्या चाहती हो कि रोशन आगा इस गम में हलाक हो जाएं? और खाला ने कहा, और मैं यहां से चली जाऊं? खाला, अजरा ने तकरीबन चीख कर कहा और उठकर खड़ी हो गई। खाला ने दहशत से देखा कि वो दूसरी औरत उनसे ज्यादा जवान, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सर्द थी। उसकी कुचलती हुई सर्द नजरों के सामने खाला लौटने पर मजबूर हो गईं। एक नामालूम निदामत के मारे उन्होंने झुककर बिल्ली को उठाया और तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से निकल आईं। जब वो बाहर आ रही थी तो उन्होंने महसूस किया कि वो अजरा की जिंदगी से बईद तर होती जा रही हैं। बिलाखिर वो उनसे अलग एक बिल्कुल दूसरी औरत थी। जब वो अकेली रह गई तो बिस्तर पर जा लेटी। उसके दिमाग में मुकम्मल सन्नाटा था। घबराहट के बावजूद उसका चेहरा संगीन था। एक ऐसा गूंगा बेतासुर चेहरा जिसका बोझ सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेटे लेटे उसने महसूस किया कि कमरे में हवा की शदीद कमी थी। उसने उठकर दरीचा खोल दिया और खड़े खड़े उसका चेहरा भीग गया। वो दोबारा बिस्तर पर लौट आई। अब थोड़े थोड़े वक्फों पर सन्नाटा उसके दिमाग में दाखिल होने लगा, लेकिन हवा फिर भी न थी। हवा की एक रमक उसके फेफड़ों में न थी। एकदम बहुत ज्यादा घबरा कर उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू किए। उसके हलक में से गर्मी निकल रही थी और जबान अकड़ गई थी। उसने जबान को तालू पर फेरा। हर सांस के लिए उसे मशक्कत करना पड़ रही थी। मायूस होकर उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज कहीं दूर रह गई। अब उसके कानों में शोर मच रहा था, कानों में और दिमाग में और सारी दुनिया में। उसके फेफड़े बंद हो रहे थे। ये क्या है? ये कौन सा वक्त है? उसने कोशिश करके सोचा
और मुश्किल मुश्किल सांस लेती रही। उसने रोने की एक बेसूध कोशिश की। सिर्फ सांस को जारी रखना उस वक्त का, उस लम्हे का अहम तरीन काम था। सांस जो जिंदगी का आखिरी निशान है, उसे झांकने का ख्याल आया और बहुत ज्यादा दहशतजदा होकर उसने सांस लेना जारी रखा। लेकिन इस कोशिश में उसके सर में से पसीना निकलने लगा। सर में से और पेशानी और गर्दन और छाती में से और कमर और टांगों में से। वो पसीने में भीग गई। इंतहाई तकलीफ की हालत में उसने सर और कंधों को दाएं बाएं हिलाना और कराहना शुरू किया। देर तक वो अधमरे सांप की तरह बिस्तर पर तिलमिलाती रही। जब तकलीफ खत्म हुई तो उसके चेहरे पर राख के रंग की लकीरें गहरी हो चुकी थीं और उसके अंदर कोई शय सरकश और जोरावर टूट चुकी थी। बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और कमरे में गीले कालीन की बू फैल रही थी। सर्दियों का मौसम गुजर रहा था जब अली को नईम के रिहा होकर गांव पहुंचने की इत्तिला मिली। उसी रात को अपनी बीवी से मशवरा करने के बाद वो गांव के लिए रवाना हो पड़ा। वो अब वहां नहीं रहना चाहता था। वो गांव वापस जाकर खेती बाड़ी करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ 1 साल हुआ मर चुकी थी और जमीनों पर बड़ी माँ यानी नईम की माँ का कब्जा था। चुनाचे उसे नईम की वापसी तक रुकना पड़ा। नईम और अजरा का बड़ा मकान बरसों से बंद पड़ा था। उसका बाग वीरान हो चुका था और रास्ते गले सड़े पत्तों और आंधी से टूटी हुई टहनियों से ढके पड़े थे। घास में जाबजा बूढ़े परिंदों की लाशें पड़ी हुई मिलती थीं। एक बूढ़ा रखवाला रह गया था जो दिन भर धूप में बैठा हुक्का पीता और कनात से अपने इर्द गिर्द की मरती हुई दुनिया को देखता और नजरअंदाज करता रहता था। उस रोज भी उसने आंखों पर हाथ का साया करके दीवार के साथ साथ गुजरते हुए अली को देखा और पहचान कर ध्यान हटा लिया। वो नईम का पुराना नौकर था, लेकिन अली को पसंद न करता था। अली ने आम और अमरूद के बेहतरीन दरख्तों को देखा जो जाय हो चुके थे और उसके दिल में अफसोस पैदा हुआ। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों के चंद शीशे भी टूट चुके थे। गांव के चारों तरफ तेजी से पकती हुई फसल खड़ी थी। अली ने लंबा रास्ता पकड़ा जो मुख्तलिफ खेतों का चक्कर काट कर गांव में दाखिल होता था। खेतों में से गुजरते हुए वो दोनों हाथ फसल पर फेरता रहा, यूं जैसे कि वो गाय का नौमौलूद बछड़ा हो। मवेशियों के अहाते में अली की बूढ़ी भैंस उसे देखकर खुशी से डकराने लगी। अली ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और जुगाली का झाग उसके मुंह से साफ करते हुए सोचा, जानवर नहीं भूलते। अंदर नईम अपनी माँ के पास बैठा खा रहा था। वो उठकर गर्म जोशी से अपने भाई के साथ गले मिला। मैं खुद आने का इरादा कर रहा था, उसने कहा और उसे अपने पास बिठाकर मक्खन और रोटी खाने को दी, जिसे अली गैर मामूली इश्तिहा के साथ खाने लगा। बूढ़ी उसे देखकर हमदर्दी से रोने लगी, मगर जब दोबारा नईम ने उसे देखा तो उसे सदमा हुआ। तुम बहुत कमजोर हो गए हो, उसने पूछा। अली ने झेप कर उसे देखा और बोला, तुम भी तो बूढ़े दिखाई दे रहे हो। बूढ़े तो सब हो जाते हैं, पर जवान आदमी। वहां खाने को नहीं मिलता? खालिस नहीं मिलता, अली ने मुख्तसरन कहा। खाने के बाद वो बाहर निकल आए। देर तक वो मवेशियों के दरमियान फिरते और बातें करते रहे। नईम के कहने पर रखवाला अली को हर एक मवेशी की पिछली 5 साल जिंदगी के हालात, जिनमें उसकी बीमारियां, उसकी खुराक और उसका काम शामिल था, मुख्तसरन बताता जा रहा था। उनसे फारिग होकर वो खेतों को निकल गए। एक पहर तक वो फसलों में घूमते रहे। रास्ते में उनको कई पुराने दोस्त मिले जिन्होंने रुक कर दोनों भाइयों की खैरियत पूछी और उन्हें फिर से इकट्ठा देखने पर खुशी का इजहार किया। नईम ने अमदन अपने बड़े घर की तरफ जाने से गुरेज किया। गो अली ने 2-1 दफा दबी जबान से ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें वहां जाकर कम से कम फलदार दरख्तों की हालत को देख आना चाहिए। वापसी पर नईम ने पूछा, आयशा कैसी है? ठीक है, अली ने बताया। सहपहर के वक्त अली सो गया। जब उठा तो शाम पड़ रही थी और नईम खाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ ने दोनों के आगे भुने हुए परिंद और गोभी के सालन का खाना लाकर रखा। इससे पहले कि वो खाना शुरू करते, नईम बोला, मैंने कहा ना कि मैं खुद आने वाला था। अली सालन की प्लेट को आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगा। छुट्टी लेकर आए हो? अली फिर खामोश रहा। बोलते क्यों नहीं? मैं वहां नहीं रहना चाहता, मैं घर आना चाहता हूँ, अली ने कहा। नईम ने हाथ में पकड़ी हुई रोटी बर्तन में रख दी। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ, पर अभी कुछ देर तक तो तुम्हें वहीं पर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें मजदूरों में काम करना है। मजदूरों की जमात इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हें पता है। अली के हाथ जो शोरबे की प्लेट को घुमा रहे थे रुक गए।
तो अब मैं भी, वो गुस्से से बोला। तुमने हमेशा मेरे साथ दुश्मनी की है, तुमने यहाँ से मुझे निकाला, अब मुझे जेल भेजना चाहते हो? तुम खुद जाकर जो मर्जी हो करो। नईम उठ खड़ा हुआ और पुश्त पर हाथ बांधकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। एक लोहे का बर्तन उसके पांव की ठोकर से उड़कर शोर मचाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी माँ आग जलाना छोड़कर दम बखुद बैठी थी। धुआं चूल्हे में से निकल निकल कर एक कमरे में भर गया था और आंखों को लग रहा था। एक बार अली के सर पर रुककर उसने कहा, लेकिन तुम हमारी मदद कर सकते हो, खुद अपनी खातिर, अहमक। और जवाब न पाकर चल पड़ा। अली ने कमीज के दामन से आंखें पोंछी और दबी जबान से धुएं को गाली दी। यकलख्त नईम गुस्से से बोला, फिर तुम यहाँ नहीं आ सकते, इधर का रुख भी नहीं कर सकते। मैं वहां भी नहीं रह सकता, मैं तंग आ चुका हूँ। जाओ, नईम गरजा। जहन्नम में जाओ या कहां, पर अभी निकल जाओ। जाओ। जाता हूँ। अली आधे कद से उठकर फिर बैठ गया। अभी निकल जाओ। नईम फिर गरजा। जाता हूँ, जाता हूँ, खाना तो खाने दो। भाग जाओ सुअर, जहां मर्जी हो जाओ, उसने दरवाजे की तरफ बाजू लंबा करके कहा। अच्छा अच्छा, अली ने इंतहाई गुस्से में कहा और भागता हुआ बाहर निकल गया। रवानगी की तेजी में उसने अपनी बूढ़ी भैंस की लगावट को भी न देखा, जिसने उसे देखकर कान खड़े कर लिए थे। गांव को एक नीलगू देहाती कोहर ने लपेट रखा था। वो जौहर के किनारे रुककर पानी में चमकते हुए तारों और दरख्तों के अक्स को देखने लगा। गुस्से के साथ साथ उसके दिल में एक जबरदस्त रंज था, जिसने उसके दिल को मुर्दा परिंदे की तरह कर दिया था, खामोश और नाताकत। थोड़े थोड़े वक्फों पर उसने चंद पत्थर उठाकर पानी में फेंके, फिर वो कदमों की आवाज पर चौंक पड़ा। अंधेरे में एक हियोला कमजोर चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अली, शाम के सन्नाटे में नईम की आवाज आई, जिसमें नरमी थी। सुअरनी का जना, सौतेला, उसने दांत पीसकर कहा और भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचकर जब उसने खाना खाया और आयशा को हरदम बकबक करते रहने पर पीटा, तो उसके दिल पर मौत का साया गहरा हो गया। सुबह सवेरे काम पर जाते हुए उसे अजीब एहसास हुआ। वही गलियां, मकान, नल, वही फैक्ट्री, मशीनें, दीवारें, वही जगह, वही मंजर, वही लोग जिनसे वो हर रोज मिलता था। हर चीज, हर शय इस कदर हौसला शिकन तौर पर यकसा और साकिन और गैर मुबद्दिल। दफतन उस जगह की तंगी और खौफनाक हदबंदी का एहसास बोझ बनकर उसके दिल पर बैठने लगा। वो फैक्ट्री के दरवाजे से लौट आया। वो कई घंटे तक रेल के स्टेशन पर आते जाते मुसाफिरों, रेलगाड़ियों और गड़बड़ होती हुई लाइनों को देखता फिरा। आखिर तंग आकर शुमाल की तरफ जाने वाली एक रेलगाड़ी में सवार हो गया। सारा रास्ता वो डब्बे में बैठा रहा। रास्ते में कई बार लोगों ने किसान जानकर उसे नशिस्त से नीचे धकेल दिया और खाम झगड़ा करने लगे, और दूर के मुसाफिर उसे भगोड़ा समझकर हिकारत से उसकी तरफ देखते हुए आपस में बातें करते रहे। लेकिन वो खामोश बैठा अपने दिल में ताजा ताजा हासिल करदा आजादी के खौफ को पालता रहा। यहाँ तक के करीब 30 घंटे के सफर के बाद एक बड़े से ढके हुए स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी खाली होना शुरू हुई। टिकट देखने कोई न आया। उसने जूता पहना और बाहर निकल आया। ये लाहौर का स्टेशन था। वो हैरान रह गया। देर तक वो बेंच पर बैठा आते जाते मुसाफिरों को देखता रहा। फिर भूख महसूस करके उठा और चाय के ठेले वाले के पास पहुंचा। यहाँ कैसे आए हो? चाय वाले ने पूछा। ऐसे ही, अली ने चाय की प्याली खाली करके उसे पकड़ाते हुए कहा। नौकरी की तलाश में? हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी, चाय वाले ने तशफ्फी के लहजे में कहा। जब तक तुम मेरे पास रुक सकते हो, मैं भी दिल्ली से नौकरी की तलाश में आया था। यहाँ आकर काम शुरू कर दिया, फिर यहीं पर झोपड़ा डाल लिया। मेरी माँ है और मैं हूँ। बस पंजाब रोजगार के लिए अच्छा है। जब तक काम ना मिले तब तक जो मर्जी आए दे देना। जब काम मिल जाएगा तब जो मर्जी आए करना, अलग हो जाना या जो मर्जी आए। क्या कहा कि कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ी देर के बाद वो चाय वाले की तजवीज पर शहर देखने की गरज से चल पड़ा। ये शहर उसे अच्छा लगा। यहाँ के लोग मोटे ताजे थे और देहातियों की तरह ऊंची करख्त आवाजों में बातें करते थे। वो उम्र में पहली मर्तबा इतने बड़े शहर में आया था। रास्ते में कई जगह पर वो दिलचस्पी की छोटी मोटी चीजों के पास रुका। एक कैमरे वाला सड़क के किनारे एक देहाती की तस्वीर उतार रहा था। एक जगह सर्कस लगा था। वो कितनी ही देर तक गन्ने खाते हुए हाथी के पास खड़ा रहा। फिर एक बैलगाड़ी गुजरी जिसे एक किसान और उसकी बीवी हाँक रहे थे और लापरवाही से सड़क के बीचों बीच चले जा रहे थे। अली ने हाथ बढ़ाकर एक बैल का सर थपथपाया।
ایک بازار میں داخل ہوتے ہوئے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہاں پر لوگوں کے اجتماع میں وہ بدنظمی اور لاپرواہی نہ تھی جو منظم شہری زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ کاروبار معطل تھا اور لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کھڑے ہراساں آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے درمیان پولیس کی ایک غیر معمولی تعداد نظر آ رہی تھی۔ ایک دکان پر ایک آوارہ بیل کھڑا کپڑے کے تھان کو چبا رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں سے رونق غائب تھی۔ بظاہر وہ پرامن طریقے پر کھڑے تھے، مگر ایسا ہراساں اور چپ چاپ امن جس سے بدامنی کا خدشہ پیدا ہوتا تھا۔ علی جلد جلد ان کے درمیان سے گزر گیا۔ صرف بیل کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ دیکھ کر کہ وہ خصی جانور تھا، اسے رنج ہوا اور اس نے ان لوگوں کو جو اس حرکت کے ذمہ دار تھے دل میں گالی دی۔ وہ ہمیشہ سے ان خود غرض لوگوں کے خلاف تھا جو زیادہ کام لینے کی خاطر بیلوں کو خصی کروا دیتے تھے۔ اگلے بازار میں بھی اسے اس آفت سے چھٹکارا نہ ملا۔ یہ بازار تو گویا ساری چیز کا مرکز تھا۔ لوگ وہاں باقاعدہ جلوس کی شکل میں دونوں طرف جمع تھے۔ ان کے بیچوں بیچ چند باوردی لوگ جو رضاکار معلوم ہوتے تھے، ہاتھوں میں معمولی ہتھیار مثلاً لاٹھی، بیلچا، بلم یا تلوار لیے سیدھی قطاروں میں کھڑے تھے۔ ایک شخص خاکی وردی میں ملبوس ہاتھ میں بیلچا اٹھائے ان قطاروں کے سرے پر یوں کھڑا تھا جیسے ابھی ابھی تقریر کر چکا ہے۔ ہجوم سے دبے دبے نعروں کی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ علی نے خطرہ محسوس کر کے وہاں سے گزر جانا چاہا۔ جب وہ ہجوم میں سے گزر رہا تھا تو چند پولیس کی لوریاں آ کر رکیں اور ان میں سے چند انگریز افسر اور مسلح گورے سپاہی کود کود کر برآمد ہوئے۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ایک انگریز افسر نے آگے بڑھ کر سرے والے بیلچا بردار سے کوئی بات کی۔ اس نے جواب میں انگریز افسر کے منہ پر زور کا تماچا مارا۔ انگریز نے پیچھے کود کر ریوالور نکالا اور 1 فٹ کے فاصلے سے گولی چلا دی۔ گولی اسے آنکھوں کے درمیان لگی اور وہ گر پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ افسر سنبھلتا، عقب سے کسی نے اس کے پہلو میں بلم چبھو دی۔ وہ ریوالور پھینک کر بلم کے دستے پر جھک گیا۔ پیچھے سے دوسرا انگریز افسر جو بھاگا آ رہا تھا رک گیا اور ریوالور ہوا میں لہرا کر چلایا، فائر فائر! مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ چشم زدن میں بازار گولیوں کے خشک دھماکوں اور بارود کی بو سے بھر گیا۔ منظم رضاکار جن میں بھگدڑ نسبتاً کم تھی، کود کود کر اور چکر کھا کھا کر گر رہے تھے۔ علی کھڑا کا کھڑا رہ گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہجوم کے دھکوں کے ساتھ وہ بھی بھاگنے لگا۔ پھر ایک زخمی سے ٹھوکر لگنے پر دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا، پھر چلا کر اسے کوسا اور چھلانگ لگا کر ایک زینے پر چڑھ گیا اور بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا۔ پل کے پل کو مڑ کر اس نے تیزی سے گزرتی ہوئی زرد خوف زدہ شکلوں اور موت کا ناچ ناچتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر اونچی روتی ہوئی آواز میں گالی دے کر دھڑا دھڑ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھل گیا۔ علی کے دھکے سے دروازہ کھولنے والی عورت لڑکھڑا کر زینے پر جا پڑی۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کی عورت تھی جس کی جوانی ڈھل رہی تھی۔ علی گھبراہٹ میں کافی دیر تک چٹخنی بند کرنے کی کوشش کرتا اور منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ اچانک عورت نے بڑے لاپرواہ انداز میں گالی دی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر چٹخنی بند کر دی۔ چلو، اس نے اسی بیزار لہجے میں کہا اور علی کو آستین سے پکڑ کر زینے میں دھکیل دیا۔ آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دونوں اوپر آ گئے۔ چھوٹے سے کمرے میں پہنچتے ہی علی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ عورت کھڑکی کی درز میں سے نیچے کا نظارہ کرنے لگی۔ انسانی چیخوں اور گولیوں کے چلنے کی آوازیں لگاتار آ رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ پشت پر باندھ کر کمرے میں چکر لگانے لگتی۔ اس کا چہرہ زرد مگر بے خوف تھا۔ چوہوں کی طرح مر رہے ہیں۔ ایک دفعہ رک کر اس نے زیر لب کہا اور حقارت سے علی کو دیکھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے بے حیائی اور مردانہ پن ظاہر تھا۔ علی خاموش بیٹھا، حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ گولیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کبھی کبھی دور و نزدیک سے ایک آدھ فائر ہوتا اور پھر سناٹا چھا جاتا، سناٹا جو زخمیوں کی کراہوں کی وجہ سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ عورت مڑی اور باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ تمسخر کچھ حقارت سے بولی، تم وہاں پر مرے پڑے ہوتے، اب الو کی طرح مست بیٹھے ہو، آ کر دیکھو، آؤ۔ علی خفت سے ہنستا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یکلخت عورت نے دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا اور کھڑکی بند کر دی۔ نیچے کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ پھر ایک دم بہت سے ہاتھ دروازے پر پڑنے لگے۔ عورت علی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی اور پچھلی طرف کی گلی میں اترنے والے تاریک زینے میں غائب ہو گئی۔ آدھے رستے میں رک کر اس نے دیوار میں سے ایک تختہ ہٹایا اور علی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اس میں دھکیل دیا۔
जाओ अंदर जाओ, चलो। जब वो अंदर घुसकर बैठ गया तो औरत ने तख्ता अपनी जगह पर बराबर किया और वापस आकर जीने के दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर उसने जाकर बाजार वाला दरवाजा खोल दिया। पुलिस और फौज के सिपाही राइफलों के दस्ते बजाते ऊपर चढ़ाए। कहाँ है? एक पंजाबी सिपाही ने पूछा। कौन? तेरी माँ का यार, यहाँ कोई नहीं है। एक सिख सिपाही ने डंडा घुमाकर औरत के चूतड़ों पर मारा। उसने बिलबिलाकर गाली दी। बता कहाँ गया? यहाँ बस मैं रहती हूँ, मुझे पता नहीं। औरत चूतड़ मलते हुए बोली। बता। पंजाबी सिपाही खौफनाक गालियां बकता हुआ झपटा और उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ दूसरी दीवार तक ले गया। औरत हवा में हाथ चलाने लगी। बता रंडी, सिपाही ने उसके बाल बाजू पर लपेटते हुए कहा। औरत ने चीख मारकर नाखून सिपाही की रान में गाड़ दिए। सिपाही ने टांगे झाड़कर फौजी बूटों की एक जोरदार ठोकर औरत की कमर में मारी। बोल रंडी। वाहिद गोरा सिपाही, जो स्टेन गन कंधे से लटकाए खामोश खड़ा था, आगे बढ़ा और औरत पर झुककर टूटी फूटी उर्दू में नरमी से बोला। टिक टिक बोलो रंडी। औरत ने तड़प कर सर उठाया और गालियों की बौछार उसके मुंह से निकली। हाँ मैं रंडी हूँ, मैं हूँ, ठीक है। यहाँ हर कोई आ सकता है। मुझे पता नहीं यहाँ कौन कौन है, यहाँ कोई नहीं है। गोरा सिपाही बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हटाया। फिर उसके पीछे पीछे आधे सिपाही दूसरे कमरे में दाखिल हुए। वहां वो अलमारियां और संदूक खोल खोल कर देखते रहे। फिर चारपाइयों के नीचे, खिड़कियों के बाहर और छत बजा बजा कर देखने के बाद जीने का दरवाजा खोल अंधेरे में उतर गए। नीचे पहुंचकर उन्होंने गली का दरवाजा खोलकर देखा, उसे बंद किया और लौट आए। जब वो पहले कमरे में पहुंचे तो सिपाही औरत के बालों को सांप की तरह बाजू पर लपेटे उसकी छातियां मरोड़ रहा था। औरत का चेहरा कागज की तरह सफेद था। नहीं है? गोरे ने उकताकर पूछा। नहीं है। उसकी कलाई में औरत ने दांत गाड़ दिए थे। सिपाही ने दोनों हाथ छुड़ाए और पीछे कूदकर पूरी कुव्वत से उसके शानों के दरमियान बूट की ठोकर मारी। उसकी कलाई से खून बह रहा था। फिर उन्होंने मारना शुरू किया। जब तक वो अपने पांव पर कायम रही, वो घूंसों, बूटों और राइफलों की जरबों से उसे एक से दूसरी दीवार की तरफ उछालते रहे। जब वो फर्श पर ढेर हो गई तो उन्होंने उसका लिबास फाड़ डाला और पीठ और छाती पर डंडे मारने लगे। थोड़ी देर के बाद थक कर उन्होंने पीटना बंद कर दिया और उस मुर्दा ढेर के इर्द गिर्द खामोश खड़े होकर खाली खाली नजरों से कमरे में देखने लगे। वो यकलख्त पशेमान हो गए थे और उस बेजान इंसानी जिस्म को, जिससे उन्हें कुछ भी हासिल न हुआ था, देखने से एहतराज कर रहे थे। बेकार है, आखिर गोरे सिपाही ने बेहद उकता कर कहा और सीढ़ियों की जानिब लपका। उसके पीछे पीछे सब उतर गए। जब अली को दीवार से कान लगाए बैठे बैठे काफी देर हो गई और कोई आवाज न आई तो उसने एहतियात से तख्ता हटाया और सीढ़ियों पर कूद गया। मकान में गहरा सन्नाटा था। ऊपर वाले दरवाजे में एक बिल्ली खड़ी थी जो उसे देखते ही भाग गई। पहला कमरा खाली था। दूसरे कमरे के फर्श पर उसका नंगा जिस्म बेहिसो हरकत पड़ा था और टांगे बेशर्मी से फैली हुई थी। वो शशदर खड़ा देखता रहा, फिर भाग भाग कर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। नंगे जिस्म पर जरबों के निशान थे। अली ने उसे उठाकर दीवार के सहारे बिठाया, लेकिन वो लुढ़क गई। काफी देर तक वो उसे होश में लाने की बेसूद कोशिशें करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद होश में आ गई। सबसे पहली नजर उसने अपने आप पर डाली और जिस्म को बाजुओं में छुपा लिया। अली ने बिस्तर पर से चादर खींचकर उसे उड़ा दी। वो खामोशी से चादर लपेटती और इर्द गिर्द देखती रही। फिर उसने खून आलूद होठों पर जबान फेर कर अली की तरफ देखा। अली ने भोंडेपन से उसके कंधे पर हाथ रखा। दफतन वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। वो उसके आंसू पोंछता और प्यार से सारे जिस्म पर हाथ फेरता रहा। फिर उसने उसके गालों और आंखों को चूमा। थोड़ी देर के बाद अली ने एहतियात से बाजुओं में भरकर उसको उठाया और ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। बाजू पर सर रखे वो दीवार को देखती देखती नकाहत के मारे ऊँघने लगी। जब उसने आंख खोली तो अली दीवार के साथ बैठा उसे तके जा रहा था। वो उठकर बैठ गई। अब मैं ठीक हूँ, वो उदासी से मुस्कुराई। तुम लेटी रहो, अच्छा हुआ तुम नहीं आए, वो तुम्हें कत्ल कर देते। अली चारपाई के पाए पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुका। तुम समझती हो मैं बुज़दिल हूँ? ओ नहीं, वो हंसी। गांव में लोग कहते थे कि शहर में रह रहकर मैं बुज़दिल हो गया हूँ। अली ने उदासी से कहा। अरे नहीं पगले। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां डालकर हंसी। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं नहीं, तुम बैठी रहो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा
और चादर लपेटती हुई दूसरे कमरे में चली गई। जब वो उस कमरे से बरामद हुई तो उसने सफेद रेशम का लिबास पहन रखा था। उसका मुंह धुला हुआ और बाल संवरे हुए थे। वो खामोशी से मुस्कुराती हुई जाकर सब्जियां निकालने लगी। मैं आग जलाऊं? अली ने पूछा। तुम बैठे रहो, मैं सब काम कर लूंगी। वो कमरे में फिरने लगा। बाजार वाली खिड़की जरा सी खुली थी। बाहर मौत का सन्नाटा था और चंद आवारा कुत्ते इधर उधर पड़ी हुई लाशों को सूंघ रहे थे। वो वहां से हट आया। अलमारी में बची कुची सब्जियां और कुछ बासी अशियाए खुर्दनी पड़ी थी। उसने कनखियों से उसकी तरफ देखा जो चूल्हे के आगे सिमटी सिमटाई बैठी खाना पका रही थी। वो उसे बड़ी प्यारी लगी। तुम्हारा नाम क्या है? जहरा। जहरा बेगम। अच्छा अच्छा। वो खुशी से सर हिलाकर बोला, मेरा नाम अली है। दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। खाने के बाद अली चारपाई पर लेट गया। यहाँ आ जाओ। वो उठकर उसके पास जा बैठी। तुम बड़ी मजबूत हो, अली ने उसका जिस्म टटोलते हुए कहा। जरबों ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो हंसी। मजबूत तो तुम भी हो, सिर्फ जरा बुजदिल हो। हैं? अली ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचना चाहा। अर वो कड़ी नजरों से उसे देखती हुई सिमट कर परे हो बैठी। अली खिसियाना होकर उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारा लिबास शानदार है। तुम गांव में रहते हो? औरत ने पूछा। हाँ, हम भी गांव में रहते थे। अच्छा, कहाँ? हमारा गांव अमृतसर के करीब था। अब कहाँ गया? अब भी है, लेकिन मैं वहां नहीं जाती। क्यों? जब मेरा बाप मर गया तो हमने गांव छोड़ दिया। तुम्हारी जमीन भी थी? पता नहीं, तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे जरा जरा याद है, बस इतना कि मैं भैंस की पूंछ पकड़कर जौहड़ में तैरा करती थी। और एक दफा जब मेरा बाप गर्द से अटा हुआ शहर से लौटा और मुझे घोड़े की रस्सी पकड़ाकर घर के अंदर चला गया तो घोड़ा मेरे आधे बाल खा गया और मैं सारी रात रोती रही थी। और मेरा बाप था जो बड़ा जवान, बड़ा नर्म दिल और बड़ा खूबसूरत था। उसके बाद मैंने कोई खूबसूरत आदमी नहीं देखा। अली को उसकी आवाज डूबती हुई मालूम हुई। तुम्हें भी बहुत बचपन की कोई बात याद आती है? हाँ, वो हंसा। सबसे पहली बात ये याद आती है कि मेरे बाप के पास 3 दूध देने वाली भैंसें थी और सवेरे सवेरे जब मेरी माँ मक्खन निकाल लेती थी तो हमसायों के बच्चे अपने अपने बर्तन लेकर लस्सी लेने आया करते और दरवाजे में खड़े होकर दांत निकोसा करते थे। मेरी माँ एक एक को बुलाकर छाछ देती थी। उनमें ज्यादातर लड़कियां होती थीं और जब वो भरे हुए बर्तन उठाए मवेशियों वाले अहाते में से गुजरती तो मैं बिला वजह उनको मारा और उनकी चोटियां खींचा करता था। कमीने, वो चिल्लाई। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इंतहाई आसाबी कोफ्त के बाद पेट भर खाने और थोड़े से सुकून ने अली पर गुनूदगी तारी कर दी और वो औरत की गोद में हाथ रखे रखे सो गया। वो मोहब्बत से उसे देखती और लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेती रही। फिर उसने आहिस्तगी से अली का हाथ बिस्तर पर रख और कमरे के वुस्त में खड़े होकर एक लंबी अंगड़ाई ली। अंगड़ाई के दरमियान वो चौंक कर रुक गई और बाहें लटकाकर परेशानी से चारों तरफ देखने लगी, यूं जैसे मेहरबान दोस्तों में बैठकर कह कह लगाते लगाते जहन पर से किसी नाखुशगवार ख्याल का साया गुजर जाए। जब अली उठा तो वो एक बच्चे से खेल रही थी। ये कौन है? मेरी सहेली का बच्चा है। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं? ये सबका बच्चा है। सबका? बच्चा सेहतमंद और चुलबुला था। अली ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग कर औरत के कंधों पर जा चढ़ा। अब घोड़ा बनो। मुझे बुलाया क्यों था? अब घोड़ा बनो। बच्चे ने रट लगाई। वो हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी। ये देखो, तुम्हारा घोड़ा ये बनेगा। औरत ने अली की तरफ इशारा करके कहा। ये कौन है? बच्चे ने पूछा। बूझो। अब्बा अब्बा अब्बा, वो तालियां बजाता हुआ चिल्लाने लगा। अली को बच्चे पर बेहद प्यार आया। वो चारपाई से उतरकर फर्श पर घोड़ा बन गया। आओ आओ। बच्चा डरते डरते जाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। अब वो दीवारों के साथ साथ सारे कमरे में चल रहा था और औरत हंसते हंसते बैर बहूटी बनती जा रही थी। कभी कभी वो उछलने और घोड़े की बोली बोलने लगता तो बच्चा खुशी से तालियां बजाता। आखिरकार औरत ने खींच कर उसे अली की पीठ से उतारा और गोद में लेकर बैठ गई। वो बातें करने लगे, गांव की बातें, शहर की बातें। अली ने उसे अपने काम के मुतालिक बताया जो उसे कतई पसंद न था, और सुबह का वाकया जिसके मुतालिक औरत ने बताया कि बाजार के आखिर पर जमीन का एक किता था जो मस्जिद शहीदगंज के लिए वक्फ था और जिस पर सिख अपना हक जताकर गुरुद्वारा बनाना चाहते थे। इस तरह वो जो मुद्दत से झगड़े का सबब बना हुआ था आज सुबह के सानहे पर खत्म हुआ। फिर उन्होंने घर बाहर की बातें की, मामूली मामूली जाती बातें,
जो एक ही घर के अफराद या करीबी दोस्त आपस में करते हैं। बातों के दौरान दो एक मर्तबा अली ने उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन उसने सर्द मेहरी से उसे रोक दिया। बातें करते करते शाम पड़ गई। बच्चा उनके पास से उठकर जा चुका था। उस वक्त दूसरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत दरवाजे में खड़ी होकर दस्तक देने वाले से, जो किवाड़ की ओट में था, बातें करने लगी। देर तक सरगोशियों में तू तू मैं करते रहने के बाद वो ऊंची आवाज में गाली देकर बोली, इस आफत के वक्त में भी, और दरवाजा बंद करके अली के पास आ खड़ी हुई। अब तुम जाओ। अली हैरत से उसे देखता रहा। उसने निदामत से कपड़े झाड़े और इधर उधर देखती हुई बोली, अब तुम जाओ, कल फिर आना। कहाँ कहाँ जाऊं? कहीं भी जाओ, चलो उठो। उसने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और सीढ़ियां उतरने लगी। आधे रास्ते में अली ने उसे रोका, लेकिन पिछली तरफ से निकालो, इधर पुलिस है, इस वक्त अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा, चलो। आखिरी सीढ़ी पर रुककर उसने दोनों हाथ अली के कंधों पर रख दिए और धीरे से बोली, कल फिर आना। मेरा यहाँ कोई नहीं, मुझे यहीं रहने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, अली ने मिन्नत की। फिक्र ना करो। नहीं, अब तुम कल आना, फिर परसों आना, फिर हर रोज आया करना। फिर वो हंसी। अंधेरे में उसके गहरे जज्बाती कहकहे की आवाज अली को भली मालूम हुई। अब जाओ। उसने दरवाजा खोलकर अली को बाहर धकेल दिया। वो अंधेरे में खड़ा उसकी चमकती हुई आंखों को देखता रहा। जाओ कुतिया, अली ने कहा, अब थूकने भी नहीं आऊंगा। कई लम्हों तक वो अंधेरे में चुपचाप खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर औरत की बिफरी हुई आवाज आई, जिसमें वो पहले वाली उरियानी और लापरवाही थी। हरामी, तुम इस वक्त चूहे की तरह मरे पड़े होते वहां। उसने गाली देकर दरवाजा बंद कर दिया। अली ने इंतहाई गुस्से में दो तीन लातें बंद दरवाजे पर जमाई और सांप की तरह फुनकारा, रंडी। बाजार में सिपाहियों के भारी बूटों की आहट पैदा हुई। वो कूद कर एक दुकान के नीचे घुस गया। उस वक्त उसने दहल कर देखा कि वो एक मरे हुए आदमी पर बैठा था। सिपाही खामोशी से गुजर गए। बाहर निकलकर वो कुछ देर कांपती हुई टांगों पर वहीं खड़ा रहा। उसका दिल सुन हो चुका था। सर्दियों के आगाज में नईम पर फालिज का हमला हुआ। हमला ज्यादा शदीद न था। गांव के हकीम ने यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, सर्दियों में घोड़े भी अक्सर जड़ जाया करते हैं और दो एक गीदड़ पकाकर खिलाने पर भले चंगे हो जाते हैं। इसके बावजूद वो चारपाई से जा लगा। 2 हफ्ते बाद ये खबर अजरा ने मुंशी की जबानी सुनी, जो लगान के सिलसिले में रोशन महल गया हुआ था। दिन भर वो कमरे में पड़ी रही। सहपहर के वक्त बाग में उतर आई। खिजा की जर्द हवाएं चल रही थीं और रविशों पर गिरे हुए पत्ते धूप में चमक रहे थे। वो बरगद की जड़ पर चढ़कर बैठ गई और खुश्क पत्तों की ढेरी बनाने लगी। कभी कभी दफतन बेचैन होकर कानों पर हाथ रख लेती। फिर इस कंफ्यूजन से वो घबरा कर उठी और अगले दरख्त की जड़ पर जा बैठी। वहां भी वो आसानी के साथ तवाजुन कायम करके बैठी, पत्तों को हवा में उड़ाती रही। उसने मौसम के शदीद हुस्न को भी महसूस न किया। अगले रोज वो रोशनपुर पहुंची। गांव उसी तरह पुराना और गर्द आलूद था। वही दीवारें और दरख्त और गलियां, वही खेत जिनमें इक्का दुक्का किसान हल जोत रहे थे। ये बुआई का मौसम है, उसने जहन पर जोर देकर सोचा। इस बरसों पुराने खाबिदा मंजर को देखकर वो बेतरह उदास हो गई। अपने घर में दाखिल होकर उसने बूढ़े रखवाले का हाल पूछा। बुढ़ा चाबियों के गुच्छे को टटोलता हुआ उसकी गैर मुतवक्का आमद पर खुशी और रंज के मिले जुले जज्बात के मारे रोने लगा। नौकरों को मकान खोलने का हुक्म देकर वो बावर्ची खाने में जा बैठी। मकान में से दरवाजों खिड़कियों के खुलने और झाड़ने फटकने की आवाजें आ रही थी। फर्नीचर घसीटा जा रहा था। कभी कभी एक आध शीशा टूटता और नौकरों के बातें करने की आवाजें आती। यह मौसम खिजा का एक शफाफ दिन था और बावर्ची खाने में धूप भरी हुई थी। अजरा खिड़की में खड़ी गर्दो गुबार के उस छोटे से बादल को देखती रही, जो कमरों में से निकलकर धूप में आ गया था। वो कोई फैसला न कर पा रही थी। अब जबकि वो यहाँ पहुंच चुकी थी, यहाँ से बाहर कदम रखते हुए डर रही थी। अब उजाड़ बाग के टूटे फूटे रास्तों पर चलते हुए उसने 1000वीं बार दिल में सवाल किया। वही जोलीदगी, वही बेइत्मीनानी हर जगह उसका पीछा कर रही थी। जब अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो वो चोरों की तरह नईम के घर में दाखिल हुई। मवेशियों के अहाते में नईम की माँ लकड़ी की बाल्टी में दूध दोहकर अंदर ले जा रही थी और कच्ची मुंडेर पर शाम का सितारा झिलमिला रहा था। वो उस घर में पहली बार दाखिल हो रही थी। वो यहाँ कभी ना आई थी। उसने नईम की माँ को सिर्फ एक बार दूर से देखा था।
یہ گھر اس کے خوابوں کے جزیرے پر کہیں بھی واقع نہ تھا، یہاں آنے کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ آج اجنبیوں کی طرح اس گھر میں قدم دھرتے ہوئے اس کے دل میں علیحدگی، اس قدیم بیگانگی کا احساس تک پیدا نہ ہوا کہ لاشعوری قوتیں اس قدر طاقتور ہوتی ہیں۔ بے آواز قدموں سے احاطہ پار کر کے اس نے اندر جھانکا۔ کھاتے پیتے کسانوں کے گھروں کی طرح ایک مکان تھا۔ باورچی خانے میں بڑھیا کام کر رہی تھی۔ جب وہ کھڑکی کے سامنے سے گزرتی تو اس کا سایہ صحن میں پڑتا۔ کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا اور چارپائی پر لیٹے ہوئے مرد کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ نعیم، عذرا نے کپکپا کر سوچا۔ وہ انگور کی بیل کے نیچے اندھیرے میں دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی، جیسے نادار لوگ خوراک کی امید میں سرے شام متمول کسانوں کے دروازوں پر چپ چاپ آ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے بلی کی طرح چل کر صحن پار کیا۔ نعیم چہرے کے آگے کتاب رکھے لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ آہٹ سن کر بچوں کی طرح بولا، ماں مجھے بھوک لگی ہے، مالش پھر کراؤں گا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے کتاب ہٹائی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور کتاب نیچے گر پڑی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کوہنی کے بل صرف آدھا اٹھ سکا۔ اس کا ماتھا آدھے سر تک جا چکا تھا اور کنپٹیوں پر سفید بالوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ جسم فربہی کی طرف مائل تھا۔ عذرا دروازے کو تھامے کھڑی رہی۔ اس نے دیکھا کہ نعیم کی آنکھوں میں بے پناہ مظلومیت تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ اس کی چارپائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ عذرا، آخرکار نعیم بڑبڑایا اور دھم سے تکیے پر گر پڑا۔ کچھ دیر تک وہ سیدھا لیٹا آنکھ جھپکے بغیر خلا میں دیکھتا رہا۔ پھر یکایک اس نے کروٹ بدلی اور بازو عذرا کی گردن میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ محبوب آنکھوں میں بےکراں مظلومیت کی جھلک اور ایک لمحے کے لمس نے برسوں کے غرور کو حقیر بنا دیا تھا۔ نعیم نے اسے ماتھے پر چوما اور آنکھوں پر اور گالوں پر اور ہونٹوں پر ایک ایک لفظ کہے بغیر وہ بےتابی اور گرم جوشی سے اسے ساری جگہوں پر چومتا رہا، حتیٰ کہ آنسوؤں کا نمکین مزہ اسے اپنی زبان پر محسوس ہوا۔ مت رو، وہ کوشش کر کے بولا۔ اس کی آواز خشک اور کمزور تھی۔ عذرا جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بیمار ہو؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے کہا اور اسے چھاتیوں کے اوپر چوما جہاں سے گلا کھلا ہوا تھا۔ ایک عمر گزر جانے پر بھی اس کے سینے کی جلد مضبوط اور صحت مند تھی۔ عذرا نے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر پہلی بار اسے چوما اور جذبے کی شدت سے دوبارہ رونے لگی۔ مت رو، نعیم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دہرایا۔ بمشکل اپنے آپ پر قابو پا کر اس نے آنسو پوچھ ڈالے۔ نعیم کی ماں ہاتھ میں سرخ رنگ کے تیل کا برتن لیے دروازے میں کھڑی حیرت سے اجنبی جوان عورت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر یکایک اس نے اسے پہچان لیا اور سادہ پرمانی ہنسی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ احتیاط سے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور بیٹے کی ٹانگ پر مالش کرنے لگی۔ اس کی آمد کو کسی نے محسوس نہ کیا۔ تم پھر جیل گئے تھے؟ عذرا نے پوچھا۔ ہاں۔ کتنی دیر؟ بہت دیر۔ وہ محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ کئی سال۔ تمہارے بال گر رہے ہیں۔ ہاں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ عذرا ہولے سے ہنسی۔ نعیم بھی اس کے ساتھ ہنسا۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ رہا تھا۔ وہ محض اس برسوں کی گمشدہ محبوب آواز کو سننے میں محو تھا جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، اسے واپس مل رہی تھی، جیسے آدھی رات کے ملاحوں کا گیت جو ابھی قریب آتا ہے اور ابھی دور چلا جاتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا، لیکن مسافروں کی ہمت بڑھاتا ہے اور طوفانی راتوں میں انہیں زندگی کی محنت اور خوشی کا یقین دلاتا ہے۔ پھر عذرا نے نعیم کی ماں کو دیکھا اور گہری طرح جھینپ گئی۔ میں تیل ملتی ہوں۔ نہیں، نعیم نے اسے پکڑ رکھا۔ تم باتیں کرو۔ باتیں بھی کریں گے۔ وہ ہنسی اور اٹھ کر پائنتی بیٹھ گئی۔ اچھا۔ نعیم کی ماں بے فن معنی خیز انداز میں ہنستی ہوئی باہر نکل گئی، پھر صحن میں سے لوٹی اور آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا سفید سر تیزی سے ہل رہا تھا۔ عذرا اس کی پنڈلی پر تیل ملتی اور ہولے ہولے باتیں کرتی رہی، اپنی باتیں، اس کی باتیں، اس کے بائیں ٹانگ کی باتیں جس پر فالج کا اثر تھا۔ نعیم گہری محویت سے سنتا اور اس کے کہنے پر اپنے جسم کے نیم مردہ حصے کو ہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اس شہر میں سے نکل آیا۔ کمرے کے وسط میں بجھتی ہوئی آگ کا آخری شعلہ کمزوری سے بھڑک رہا تھا۔ اور لکڑیاں ڈال دو، اس نے کہا۔ عذرا نے اٹھ کر خشک لکڑی آگ پر پھینکی۔ لکڑی نے دھواں چھوڑا اور بھڑاک سے جل اٹھی۔ عذرا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ کمرے میں لکڑی کے جلنے اور مالش کے تیل کی ملی جلی بو پھیل رہی تھی اور دیوار پر عذرا کا سایہ ناچ رہا تھا۔
चचा मर गए, नईम ने भारी आवाज में कहा। हैं चचा? हाँ। दोनों खामोश हो गए। मैं जेल में था जब मुझे इत्तला मिली। वो मेरे जेल जाने पर सख्त खफा थे। कई बार मैंने पैगाम भेजा कि आकर मिल जाएं, लेकिन ना आए। उन्होंने कहा, नईम से जाकर कह दो मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं उसके बगैर आसानी से रह सकता हूँ। मुझे इस बात का दुख हुआ। उसके बाद मैंने कोई पैगाम न भेजा। फिर वो बीमार पड़ गए। मुझे लोगों ने आकर बताया कि उनका इलाज होता रहा। शदीद तकलीफ के बावजूद वो बीमारी को सब्र से बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने किसी का नाम न लिया, किसी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर न की। फिर एक रोज अचानक उन्होंने मुलाजिम को अपने पास बुलाया और बोले, तुम समझते हो मुझे किसी शय की हाजत नहीं रही? तुम गलत समझते हो। कल हम अल्मोड़े जा रहे हैं। फिर उन्होंने ताज्जुब से कहा, मुझे कभी ख्याल ना आया था कि मौत हमारे बस में नहीं है। जिंदगी में इतनी कम मोहलत मिलती है और हम इतनी गलतियां करते हैं, नईम भी और मैं भी। उम्र भर हम एक दूसरे से बच्चों का सा सलूक करते रहे, जिद्दी और जाहिल बच्चों का सा। लेकिन उस रात वो मर गए। नईम ने सर उठाया। सुनो। उसके चंद रोज बाद मैंने ख्वाब देखा कि मैं दरिया के किनारे किनारे जा रहा हूँ, और मैं चलता गया कि एक जगह पर वो दरिया की सतह पर उभरे और बोले, आगे जाओ। मैं फिर चलने लगा। वो डुबकी लगाकर गायब हो गए। फिर थोड़े थोड़े फासले पर वो पानी में से बाहर निकलते और मुझे आगे जाने का इशारा करते रहे। फिर दरिया खत्म हो गया और वहां पर वो रेत पर खड़े थे। धूप बड़ी चमकीली थी और उनके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, और वो अपना दिल पसंद सफेद सूट पहने हुए, छड़ी हाथ में लिए, जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे। कहने लगे, मैं अकेला चल रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम रेत पर चलने लगे और हमें रास्ते में आबी परिंदों के गोल मिले जो उड़ते हुए समुंदर की जानिब जा रहे थे। चलते चलते हम एक मकान में दाखिल हुए। वो जगह, वो कि मैं कभी वहां नहीं गया हूँ, मुझे बेहद मानूस मालूम हुई। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे और चढ़ते गए, हत्ता कि मैं हाँफने लगा। वो बेशुमार थी। आखिर में एक जीना आया और एक लोहे का जंगला जो मकान के गिरदा गिर्द चला गया था। वहां रेलिंग के सहारे एक मुफलिस और शिकस्ता हाल शख्स बैठा था। उसने खामोशी से हमारी तरफ देखा। चचा ने अपनी चांदी की छड़ी मेरे हाथ में पकड़ाई और कहने लगे, उसे दो। उसने छड़ी मेरे हाथ से ले ली और उसके उदास चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट फैल गई। वो खामोशी और एहसान मंदी से हमें देखकर हंसता रहा। फिर छड़ी के सहारे उठा और रेलिंग के साथ साथ चलने लगा। उसे हंसते हुए देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब तक याद है कि मेरे दिल की बेचैनी अचानक खत्म हो गई थी। चचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम वापस लौटे। मेरे दिल में मुकम्मल इत्मीनान था और खुशी जो इत्मीनान से पैदा होती है। लेकिन सीढ़ियां उतरते उतरते वो कहीं गायब हो गए। मैंने परवाह न की और अकेला उतरता रहा। फिर एक जगह रुककर झरोके से बाहर देखने लगा। बाहर हर तरफ जर्द धूप फैली हुई थी, रेत पर और समुंदर पर और आसमान पर, जर्द, बहुत जर्द। उसने बोलते बोलते अजरा का हाथ दबाया। और सुनो, अब जो मैं बताने वाला हूँ बेहद अजीब है। उस वक्त झरोके से बाहर देखते हुए मेरे दिल में अजीब सी उदासी पैदा हुई, बड़ी गहरी और खामोश गमनाक उदासी। लेकिन अजीब बात है कि उससे मेरी पहली खुशी और तमानियत को कोई जक न पहुंची। मेरे दिल में वो बीमार कर देने वाली बेचैनी पैदा न हुई। ये कोई अंदोहनाक जज्बा न था, बल्कि एक धीमा और छा जाने वाला गम था। जैसे पता नहीं, लेकिन आज तक मैंने ख्वाब में कोई जज्बा इतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया। तब मुझे एहसास हुआ कि चचा से मुझे कितनी गहरी मोहब्बत थी, कि उनसे मैं अपने बाप की निस्बत कहीं ज्यादा वाबस्ता था, कि जिंदगी में इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं रह जाता सिवाय गम के। तुम्हें इल्म है अजरा कि चचा दुनिया में किस कदर तन्हा थे, किस कदर मेहनती, किस कदर दुखी और किस कदर नेक दिल थे। उन्होंने इतने प्यार से मुझे पाला, जिंदगी में इतनी लंबी तन्हाई का दुख उठाया। एक सांस बोलते रहने से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और माथे की रग उभर आई थी। अजरा ने महसूस किया कि उसकी आंखें बड़ी अजीब व गरीब थीं। खाला भी फौत हो गई। उसने चुपके से कहा, हाँ सुना था। ऐसा हुआ नईम कि ओह, उस रात मैं देर तक जागती रही थी। मेरी जहनी हालत कुछ अच्छी न थी। आधी रात गुजर जाने पर वो मेरे कमरे में आई और मुझे देर तक जागने और बारिश में बैठे रहने पर मलामत करने लगी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें वापस चले जाने को कहा। इस बात का उन्हें बहुत रंज हुआ। वो रोने लगी, फिर अपनी बिल्ली को उठाकर बाहर निकल गईं। सुबह जब हम जागे तो वो मर चुकी थी। आज 3 साल से ऊपर हो गए। नईम के चेहरे पर तकद्दुर के आसार जाहिर होने लगे।
काफी देर तक कशमकश के बाद उसने अपने आप पर काबू पाया और आहिस्ता से बोला, लेकिन अब वो मर चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ करे। अजरा ने महसूस किया कि खाला के मुताल्लिक नईम के दिल में कोई शदीद गलत फहमी मौजूद थी। फिर उसने चुपके से दिल में कहा, क्या फर्क पड़ता है। आग फिर बुझ रही थी। अजरा ने उठकर चंद खुश्क लकड़ियां आग पर डाली और दरवाजा खोल दिया। जब सारा धुआं निकल गया और कमरा ताजा खुनुक हवा से भर गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों हाथ नईम के सीने पर रखकर बैठ गई। कमरे में रोशनी और हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और दो एक जलती हुई चिकनी लकड़ियां सू सू की आवाज पैदा करने लगी। तुम मुझे याद करते थे? बहुत, नईम ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हारे बगैर दुनिया की मुश्किल तरीन शय जो आई वो रात थी। जेल में भी, बाहर भी। दिन भर तो मैं काम में मसरूफ रहता, लेकिन रात के वक्त जब मैं अकेला और थका हुआ होता तो नींद कहीं गायब हो जाती। उस वक्त बड़ी खतरनाक बातें मेरे जहन में आती और मुझे ख्याल होता कि दिलो दिमाग के तमाम आर्जे मुझको लाहक हो गए हैं। मेरी आंखों में से आग निकलने लगती और जिस्म पुराने बीमारों की तरह घुलने लगता। ऐसी हजारों रातें मैंने गुजारी हैं। कई बार ये सोचकर मैं खौफजदा हो जाता था कि तुम्हारे बगैर शायद मैं मर जाऊंगा। वो हंसा। अजरा ने बेताबी से उसका गला खोलकर भेड़ की तरह मुंह उसके सीने पर रगड़ा। तुम इतना याद करते होगे, मैंने कभी ना सोचा था। वो दोबारा रोने लगी। चुप रहो, नईम गुर्राया। उसने नईम के कंधे पर रगड़कर आंखें खुश्क की। देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये सब कुछ गुजरा है। तुमने ये सब झेला है, तुमने मुझे याद रखा है। तुम्हारी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, मुझे माफ कर दो। वो रंज से मुस्कुराया। अजरा फिर बोली, पर इसके बावजूद तुम्हारी आंखें खूबसूरत रही हैं। यह ऐसा अजब लगता है नईम, तुम्हारी आंखें बूढ़ी और नर्मो नाजुक। ये इसलिए है, नईम ने बेताबी से कहना शुरू किया, कि जब मैं उस बेपाया रंज में घिरा हुआ था तो मुझे पता चला कि दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। बड़ी बड़ी मुसर्रतों के अलावा छोटी छोटी खुशियां भी हैं जिनको हम अपनी मसरूफियतों में भूल जाते हैं, लेकिन जो रंज में हमारे काम आती हैं, जो हर दम हमारे आसपास रहती हैं, इतनी करीब कि हम हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। पुरानी पुरानी बातें, मसलन वो जहन से मिटता हुआ बईद चेहरा जो उस बूढ़ी औरत का था जिसने बचपन में मेरी निगहदाश्त की थी, और पहाड़ की ढलान पर हमारा घर था जिसकी टीन की छत पर बारिश शोर मचाती थी, और लकड़ी के बरामदे में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, और मेरा पुराना जूता जो एक दफा मैंने चलती गाड़ी में से बाहर फेंक दिया था और फिर उसके किर्म खुर्दा खुश्क चमड़े पर आखिरी नजर डालने के लिए बेताब होकर खिड़की में से झांकने लगा था, और जंगली कबूतर जो हमारे घर में रहा करते थे, और वो बूढ़ा कल्लाश आदमी जिसको मैंने अपनी पुरानी ऊनी जुर्राबें दे दी थी, और जब वो शुक्रिया के अल्फाज बड़बड़ा रहा था तो राल बहकर उसकी दाढ़ी पर अटक गई थी और धूप में चमकने लगी थी, और रास्ते के किनारे उगा हुआ वो इकलौता फूल जिसके पास से गुजर जाने के बाद मैं दूर से वापस लौटा था, जैसे हाथ लगाते ही सारी पत्तियां खामोशी से झड़ गई थी। ये और कितनी ही ऐसी बातें, दुनिया में इतनी हसीन जगहें हैं। दार्जिलिंग में मैंने तुलुए सहर का मंजर देखा था जब टाइगर हिल पर से सूरज निकलता है। अरे हाँ, इतना बड़ा तवे का तवा मैंने देखा है, अजरा ने कहा। तुमने भी देखा है? नारंगी रंग का, कभी जर्द रंग का, कभी सुर्ख रंग का, चमचमाता हुआ, इतना बड़ा, ऐसी शान, ऐसे वकार के साथ कि इंसान के दिल में उमंग पैदा होती है और कोई हसरत बाकी नहीं रहती। वो रुका, और फिर मैदान जंग की वो रात थी। वो परिस्तान की रात अभी तक मेरी आंखों के सामने है, जब मुसलसल बर्फबारी के बाद चांद निकल आया था और हम खंदकों में बैठे थे। बर्फ तमाम रात तिरपालों पर गिरती रही थी जो हमने अपने बचाव के लिए खंदकों पर फैला रखी थी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई एक उठकर बाहर देखता और दूसरे उससे पूछते। बर्फबारी रुक गई और वो मायूसी से सर हिलाता हुआ आग के करीब आकर बैठ जाता जो हमने अकड़कर मर जाने के डर से जला रखी थी। हत्ता के सब एक एक करके सो गए, पर मैं तिरपाल उठाकर खंदक की दीवार के साथ खड़ा रहा। बर्फ नन्हे नन्हे फूहों में गिर रही थी और बादलों में छुपे हुए चांद का मध्यम उजाला और सन्नाटा रात में फैला हुआ था, और बर्फ ने दुश्मन इंसानों के उस वसी समुंदर को ढक दिया था कि दफतन चांद निकल आया। बर्फबारी थम गई। दुश्मन के मोर्चों में कोई गिटार बजाने लगा, और मैंने देखा कि रात इस कदर सफेद, इस कदर हसीन थी। दाएं बाजू का सारा जंगल बर्फ पोश था, और ऊंची नीची जमीन पर और दूर दूर पहाड़ियों पर चारों तरफ बर्फ थी, और वो इस कदर पुरअमन और आसमानी रात थी कि जंग का शुभा तक न गुजरता था।
सास की आवाज सुनकर मुझे ख्याल आया कि वहां पर भी एक शख्स जाग रहा है और मेरी तरह बचपन की बातें, अपना घर और अपना गांव याद कर रहा है, और मुझसे बदजन और पोशीदा होने के बावजूद उस वक्त जंग का ख्याल उसके जहन से महव हो गया है। यह इस कदर सहर आलूद मंजर था कि जमाने हाल का हिस्सा होने की बजाय भूला बिसरा वाकया मालूम होता था। मेरे दिल पर वो रात नक्श होकर रह गई, और गो के उस वक्त मैं गलीज और थका मांदा और मुसीबत ज़दा था, और मेरे बालों में कीड़े थे, और गो के थोड़ी ही देर के बाद मैं सारी दुनिया से बदजन हो गया था। लेकिन उस समय मैं मासूम था और हैरत से चारों तरफ देख रहा था। सन्नाटे में सास के एक ही तार के मुसलसल बजने की आवाज आ रही थी, जैसे वो बार बार अपने बचपन को याद कर रहा है और गांव की बर्फ को याद कर रहा है। उसने खींचकर अजरा को अपने साथ लगा लिया, और एक वो नजारा था जो मैंने ख्वाब में देखा था कि चचा रेत पर खड़े हैं, उनका मरगूब सफेद लिबास जेब तन है, मौसम इस कदर साफ और शानदार है, आसमान का रंग गहरा नीला है, आबी परिंदों के झुंड हैं, चचा के बर्फ की तरह सफेद बाल हवा में उड़ रहे हैं, और वहां पर मेरे इंतजार में खड़े हुए वो इतने हलीम उत्तबा, इतने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये मेरी जिंदगी का दिलफरेब तरीन मंजर है, और दुनिया में क्या कुछ नहीं है। बहार का मौसम है, और खिजा की सहपहरें हैं, और शहद की मक्खियों के छत्ते हैं, और मेरा घर है जहां मेरी माँ सारी दुनिया में सिर्फ मेरा इंतजार करती है, और तुम हो, तुम्हारी आवाज है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे कानों में महफूज रही है। तुम्हारी आवाज का ये जादू जो जिंदगी और जिंदगी की सारी तूफान खेजियों का एहसास पैदा करता है। करीब आओ अजरा, मेरे साथ लगकर मेरी बातें सुनो। मेरे दोस्त हैं, तुम्हें पता है उनमें से कई हैं जो झूठ बोलते हैं और बड़ हाँकते हैं, और जब मैं गहरी तवज्जो के साथ उनकी बातें सुन रहा होता हूँ तो सारा वक्त मुझे इल्म होता है कि वो शेखी कर रहे हैं। और दूसरे हैं जो शराबी हैं और अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते, और दूसरे हैं जो उससे भी बुरे हैं। अगर कोई दुनिया का अखलाकी जायजा लेने निकले तो उनकी बुराइयों की फहरिस्त बना डाले, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी की है और मुझे प्यारे हैं। दुनिया के सारे अच्छे लोग तो हमारे दोस्त नहीं हो सकते ना। अजरा जो उसके साथ लगी महवियत से सुन रही थी, सर उठाकर बोली, एक बात बताऊं नईम, जब मैं दिल्ली में थी तो सोचती कि यहाँ कैसे आऊंगी। वो सब कुछ जो गुजरा है ऐसा खौफनाक था, हत्ता कि आज सुबह मैं यहाँ पहुंची, जब भी, बल्कि अंगूर की बेल के नीचे खड़ी जब मैं तुम्हारे पाँव देख रही थी, उस वक्त भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पर अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो महसूस करती हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं। वो बच्चों की सी जिद और खौफ जिसने इतना अरसा हमें रोके रखा कुछ भी न था। ये ऐसी मामूली, आसान और कुदरती बात थी। ये सारी बात, यहाँ आना। अजरा, हम कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे छोटे और मामूली लोग हैं। कुदरत के हाथों में हमारी जिंदगियां बेबस और कमजोर हैं। सिर्फ हमारी मशक्कत उन्हें मजबूत बनाती है, और हमारी कुव्वत बर्दाश्त उन्हें मजबूत बनाती है, और हमारी दोस्ती और रफाकत उन्हें मजबूत बनाती है, और मोहब्बत, उसके बगैर हम कमजोर और नादार हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। तुमने बहुत सोचना शुरू कर दिया है, अजरा ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। खिजा की खुनुक रात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, और नईम की माँ की नींद गायब हो चुकी थी। वो बार बार सहन पार करके दरवाजे तक जाती, दर्जों में से झांक कर देखती, और इत्मीनान से सर हिलाती हुई वापस आ जाती। हत्ता कि उसका बेटा और बहू उसी तरह बातें करते करते सो गए। वो देर तक जागती रही। चंद रोज के बाद अजरा उसे दिल्ली ले आई, और रोशन महल में उसका बाकायदा इलाज होने लगा।